Good morning, everybody. I am Dr. Meeta Gupta, Professor and Head, Department of Physics at Government Dr. W. Patankar, Girls PG College, Durg. Today I am presenting a video lecture on the equation of continuity for the BSc First Year students, paper 1st, unit 5th. The contents of the video are viscous fluid, streamline and turbulent flow, Reynolds number, rotational and irrotational flow, equation of continuity and its applications. First of all, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमें समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है, जैसे व्हाट आर विस्कोस फ्लूइड्स. फर्स्ट, fluids. In physics, a fluid is a substance that continually deforms or flows under an applied shear stress or external force. Fluids are a phase of matter and include liquids, gases and plasmas. फिजिक्स की भाषा में सब्सटेंस जो हैं वो दो ही तरह के होते हैं, एक सॉलिड्स और दूसरे फ्लूइड्स. फ्लूइड्स में गैसेस, लिक्विड्स एंड प्लाज्मास ये तीनों आ जाते हैं. फ्लूइड्स का मतलब होता है वो है तरल जो कि प्रवाहित हो सके, तो उसमें हमारे लिक्विड्स, गैस और प्लाज्मास तीनों आते हैं. ए विस्कोस फ्लूइड इज वन व्हिच रेजिस्ट मूवमेंट और द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट through the fluid. Or fluids, liquid, gas or plasma have some measures of viscosity which can be compared using mathematical formulas or direct measurements of movement. Viscous fluids मतलब यदि हम किसी तरल को प्रवाहित करें तो उनकी लेयर के बीच में यदि रिलेटिव वेलोसिटी है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन का बल होता है, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं. और ऐसे ही फ्लूइड्स जो हैं वो विस्कोस फ्लूइड्स कहलाते हैं. नाउ दो ऑल फ्लूइड्स है विस्कोसिटी, सभी तरल में कुछ न कुछ श्यानता या विस्कोसिटी होती है. ये विस्कोस फ्लूइड इन द एवरीडे सेंस ऑफ द टर्म is one that has a high level of viscosity. These types of fluids may move slowly or not at all, depending on how viscous they are. जितने dense fluid होंगे ना, जो गाढ़े द्रव जिसको बोल सकते हैं हम, जो गाढ़े द्रव होते हैं उनको विस्कोसिटी जो है वो बहुत अधिक होती है और उनका मूवमेंट जो है वो बहुत कम होता है. और यदि बहुत ही गाढ़े द्रव है तो उनका मूवमेंट जो है वो नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ विस्कोस दे आर. इन जनरल लिक्विड्स मेजर्स बिटवीन 1 and 1000 millipascal seconds, which is a common measure of viscosity. विस्कोसिटी का मेजरमेंट जो है यानी इनकी वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 1000 मिलीपास्कल सेकेंड्स के बीच में होती है. The viscosity and compressibility both are zero for an ideal fluids. Ideal fluids are non-viscous and incompressible. Viscosity means श्यानता और compressibility means संपीड्यता. यदि किसी तरल की श्यानता और संपीड्यता 0 है तो हम उसको आदर्श तरल कह सकते हैं. बट नो फ्लूइड्स इज एन आइडियल फ्लूइड. बट कोई भी फ्लूइड, कोई भी तरल जो है वो आइडियल फ्लूइड्स नहीं हो सकता है, क्योंकि तरल की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी होती ही है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो. धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह. Streamline flow. When a fluid flows such that each particle of the fluid passing through a point flows a path which has been taken by the previous particle,
the flow of fluid is said to be streamline flow. यदि हम प्रवाह के मार्ग में एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करें से ए पॉइंट है, तो यदि इस पॉइंट से गुजरने वाले, इस पॉइंट से प्रवाहित होने वाले सारे पार्टिकल्स का पाथ एक ही है, एक ही जैसा रहता है, यानी आगे आने वाला जो पार्टिकल है वो पीछे वाले पार्टिकल के पाथ का ही अनुसरण करता है, उसी पाथ पर चलता है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाती है. The path traced by the particle is called the streamline, धारा रेखी. The tangent drawn at any point of the streamline represents the direction of velocity of flow of fluids at the point. जिस पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया है उस पॉइंट पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इसके वेग की दिशा प्रदर्शित करता है. जैसे ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है v1, ये इसकी धारा की दिशा दिखाएगी. इसी तरह से बी पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है और ये इसकी डायरेक्शन शो करेगी. सिमिलरली सी पॉइंट्स के लिए भी वेलोसिटी v3 है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. नाउ in figure, the velocities at the point ABC of the streamline are represented as v1, v2 and v3 respectively. Each particle of the fluid which passes through a point A also passes through the point B and C. Although the velocities of fluids is different at point ABC, but the velocity of each particle of the fluid passing through a point always remains same. Let the velocity components of a particle of fluid at a point xyz of the streamline be vx, vy and vz, and dx, dy, dz be the direction ratios of tangents at that point. Then for the streamline flow, dx upon vx equal to dx upon vy equal to dz upon pz. If the surface vx dx plus vy dy plus vz dz equal to 0 intersects normally the streamline defined above, then the required condition is that curl v equal to 0. So for streamline flow, curl of v means del cross v, that is equal to 0. मीन्स कर्ल जब हम निकालेंगे, डेल क्रॉस v निकालेंगे, तो उसके कंपोनेंट्स जो निकलेंगे vx del vz अपॉन del y माइनस del vy अपॉन del z प्लस vx del vx अपॉन dz माइनस del vz अपॉन del x प्लस vz del vy upon del x minus del vx upon del y, that is equal to 0. The flow of the fluid is streamline when its velocity of flow is less than a particle velocity called the critical velocity. इस किसी भी तरल का प्रवाह है, धारा रेखीय एक निश्चित वेग तक ही रहता है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी एक निश्चित वेग तक रहेगी, तभी ये प्रवाह जो है वो धारा रेखीय प्रवाह होगा. इस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या VC. When the velocity of flow becomes greater than the critical velocity VC, the speed and direction of the flow of fluid particles at a point doesn't remain constant with time. यदि वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती टाइम के साथ, बल्कि स्पीड भी बदल जाती है समय के साथ और उसकी दिशा भी बदल जाती है. सच ए फ्लो इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो. इस तरह के प्रवाह को हम टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं. In such a flow, the motion of fluid particles is random, zigzag and irregular. इस तरह के प्रवाह में मोशन जो है वो पार्टिकल का जो मोशन है वो रैंडम हो जाता है और जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, तो ये है विक्षुब्ध प्रवाह. फिगर
में आप देख रहे हैं कि यह है धारा रेखी प्रवाह, जिसमें सारे पार्टिकल एक ही दिशा में एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर यह है विशुद्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो, जहाँ पर कोई भी पार्टिकल किसी भी दिशा में जा रहा है, किसी भी वेग से चल रहा है और ये जो है इरेगुलर हो जाता है। इस तरह के प्रवाह को हम कहते हैं विशुद्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो। Now, what is the Reynolds number? For a liquids flowing in a tube, according to Reynolds, the critical velocity Vc is। रेनॉल्ड के अनुसार जब कोई द्रव किसी नली में प्रवाहित होता है तो आंतरिक वेग जो है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, वो द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज, उसके ट्यूब के रेडियस के भी व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि हम तीनों नियम को, तीनों प्रतिबंधों को एक साथ कर दिया जाए तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Vc is proportional to नीटा अपॉन R क्रॉस रो। और प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के इक्वलिटी का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे K। Then Vc equal to K नीटा upon R rho. Here K is a constant and called the Reynolds number. Its value is nearly 1000 for a capillary tube or tube of small bore. एक पतली नली के लिए या कैपिलरी के लिए इस रेनॉल्ड नंबर का मान जो है 1000 के आसपास होता है। Now we come to what is rotational or irrotational flow. घूर्णीय तथा अघूर्णीय प्रवाह। If V is equal to IVx plus JVy plus KVz with the velocity of the flow at a point of fluid, the quantity curl V represents the rotation of the fluid at the point. If curl V is not equal to 0, the flow is called rotational. यदि कर्ल V का मान 0 नहीं आता है, 0 नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं घूर्णीय प्रवाह या रोटेशनल फ्लो। एंड द मोशन इज टर्बुलेंट। और उसका जो प्रवाह है, उसका जो चाल है, वो टर्बुलेंट विषुक्त प्रवाह होता है। Thus, for the rotational flow, curl V is not equal to 0. That is equal to del cross V is not equal to 0. अब डेल का V के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने ये डिटरमिनेंट फॉर्म लिखा हुआ है। फर्स्ट रो में IJK आ जाएगा, सेकेंड रो में डेल की वैल्यू आ जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। थर्ड रो में V की वैल्यू आएगी Vx, Vy एंड Vz, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस डिटरमिनेंट को यदि खोलते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है वो I के साथ जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये फर्स्ट टर्म आएगा ब्रैकेट के अंदर का, यानी डेल Vz अपॉन डेल वाई माइनस डेल Vy अपॉन डेल जेड प्लस जे डेल Vx अपॉन डेल जेड माइनस डेल Vz अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल Vy अपॉन डेल एक्स माइनस डेल Vx अपॉन डेल वाई, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। Then this term plus this term and plus this term is not equal to 0. It means this term is not equal to 0, means del Vz upon del y minus del Vy upon del z is not equal to 0. The coefficient of I, similarly the coefficient of z and coefficient of z, k, is also not equal to 0. On the other hand, if curl V is equal to 0, the flow of fluid is called the irrotational flow. Irrotational मतलब अघूर्णीय प्रवाह है। यदि कर्ल V का मान 0 है तो वो अघूर्णीय प्रवाह होगा। Then curl V is equal to 0 means
डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 0। सेम डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस इक्वेशन जो है दिस इज इक्वल टू 0, देन द कोफिशिएंट ऑफ i that is equal to 0, the coefficient of j is equal to 0 and coefficient of k is also equal to 0. It means del vz upon del y equal to del vy upon del z, del vx upon del z equal to del vz upon del x and del vy upon del x equal to del vx upon del y. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि v की वैल्यू आपको दी जाएगी और आपको बताना है कि प्रूव करिए कि ये रोटेशनल फ्लो होगा या इरोटेशनल फ्लो है। तो आपको कर्ल v की वैल्यू निकालना है और देखना है कि यदि कर्ल v की वैल्यू 0 आती है तो वो इरोटेशनल फ्लो होगा और यदि कर्ल v की वैल्यू का मान 0 नहीं आता है तो वो रोटेशनल फ्लो होगा। Now we come to the point, equation of continuity या सातत्यता का समीकरण। Principle of continuity, continuity का सिद्धांत। When an ideal fluid flow in a streamline condition through a tube of non-uniform cross-section, at each section of the tube, the product of the area of cross-section and velocity of fluid is constant. This is called the principle of continuity. मतलब कि जब कोई आदर्श तरल का मतलब नॉन विस्कोस एंड इनकम्प्रेसिबल, अश्यान तथा असंपीड्य तरल किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में से धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर नली के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उस बिंदु पर पार्टिकल के या द्रव के वेलोसिटी का जो गुणनफल है, वेग का जो गुणनफल है, वो सदैव कांस्टेंट या नियत रहता है। ये है आपका सातत्यता का सिद्धांत। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली है AB, ठीक है, और इसमें से कोई तरल जो है वो प्रवाहित हो रहा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पॉइंट पर A1 है, वेलोसिटी जो V1 है, B पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और वेलोसिटी V2 है। Let an ideal liquid of density rho is flowing in a tube AB of non-uniform cross section. The area of cross section of the tube at the end A is A1 and the velocity of the flow of liquid at the end A is V1. The area of cross section of the tube at the end of B is A2 and the velocity flow of the liquid is V2. Since the liquid entering at the end A travels a distance V1 in a second, therefore volume of liquid entering per second at the end A is A1 V1. A सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन। तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग है V1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका कितना A1 V1। The mass of the liquid entering per second at the end A is volume into density. इस सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व, मीन्स A1 V1 rho. Similarly, the mass and volume of the liquid leaving out per second at the end B are A2 V2 rho. इसी तरह से यहाँ से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना हो जाएगा A2 V2 rho. Since no liquid collects at any point of the tube, therefore mass of the liquid entering per second at the end A equal to mass of liquid leaving out per second at the end B.
चूंकि नली में कहीं भी द्रव ना तो कलेक्ट हो रहा है ना ही एंटर कर रहा है, इसका मतलब ए सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान जो है वो बी सिरे एक सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान जो है वो बी सिरे से निकलने वाले द्रव के द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब A1V1 रो इक्वल टू A2V2 रो। रो और रो कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा A1V1 इक्वल टू A2V2 इक्वल टू कांस्टेंट। जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं A इंटू V। एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्यूब, सामान्यतः हम लिख सकते हैं इसको कि A इंटू V मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्यूब एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड at that point V means area of cross section into velocity of the fluid, this is equal to constant। यानी प्रत्येक नली के प्रत्येक बिंदु पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह का वेग का गुणनफल जो है वो नियत रहता है या कांस्टेंट रहता है। The above equation is called equation of continuity। यही सातत्यता का सिद्धांत है और इस इक्वेशन को A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या सातत्यता का समीकरण। ऑब्वियसली द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड इज लेस एट द वाइडर पार्ट ऑफ द ट्यूब व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड इज मोर एट द नैरो पार्ट ऑफ द ट्यूब। मतलब ये कि जहाँ पर नली के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मान ज्यादा होगा, मीन्स चौड़ी नली होगी, वहां पर द्रव के प्रवाह का वेग जो है वो कम होगा। और यदि नली का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो द्रव के प्रवाह का वेग ज्यादा होगा। मतलब ये कि यदि A कम है तो B ज्यादा होगा और यदि A ज्यादा है तो B कम होगा। इसका अच्छा सा उदाहरण आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं कि जब हम बगीचे में पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि यदि पानी दूर तक ट्यूब से नहीं जा रहा है तो हम नली के मुंह पर अपना अंगूठा लगा लेते हैं, यानी आधा उसका क्रॉस सेक्शन यदि हम बंद कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दें तो नली के से पानी जो है वो दूर तक जाने लगता है। मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही हमारा सातत्यता का समीकरण है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हैज ए वास्ट यूसेस इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स, electromagnetism, quantum mechanics. As it is the fundamental rule of Bernoulli's principle, it is indirectly involved in aerodynamics principle and applications. Apart from this, to check the consistency of Maxwell equations, we also use the differential form of continuity equation in electromagnetism. Also, to check the consistency of Schrodinger equations, we also use the continuity equation. Other applications are general and special theory of relativity, Noether theorems. As it becomes the basic of many important laws, therefore it becomes really useful in all of these fields. ये इसके उपयोग हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल को जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे, चूंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है इसलिए इसका बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में जैसे हाइड्रोडायनामिक्स में, एरोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्वांटम मैकेनिज्म में, श्रोडिंगर इक्वेशंस में, मैक्सवेल इक्वेशंस में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, सब जगह इसका जो है उपयोग किया जाता है। अंत में मैं यही कहूंगी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।